close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hello everyone, welcome to the next video of the series of Highway Engineering Objective Solution for R. Agar Civil Engineering by R. Agar. So लास्ट क्लास में जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 135 तक किया हुआ था। तो आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 136 से लेके क्वेश्चन नंबर 150 तक क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 136 रिकॉनेसेंस का जो हम लोगों ने पिछले जो वीडियो थी उसके लास्ट क्वेश्चन भी रिकॉनेसेंस से रिलेटेड था। तो उसमें हम लोगों ने रिकॉनेसेंस का डेफिनेशन पढ़ा हुआ था। तो अगर किसी को नहीं पता तो वो पिछले वीडियो के लास्ट सेक्शन में देख लें तो रिकॉनेसेंस सर्वे का पता चलेगा। रिकॉनेसेंस सर्वे एक्चुअली फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिसाइडिंग द अलाइनमेंट ऑफ हिली रोड। हिली रोड पे हम अगर अलाइनमेंट कर रहे हैं रोड बनाने के लिए तो उसका फर्स्ट स्टेज है रिकॉनेसेंस सर्वे। सो रिकॉनेसेंस सर्वे इज बेस्ट डन विद द हेल्प ऑफ रिकॉनेसेंस सर्वे जो हम करते हैं वो इसमें जो डिफरेंट सर्वे के टाइप्स गिवन है उसके लिए हम एरियल फोटोग्राफिक सर्वे यूज करते हैं। दिस इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर रिकॉनेसेंस सर्वे। जो पहला स्टेप होता है उसके लिए एरियल फोटोग्राफिक सर्वे ऑप्शन ए, क्योंकि ये आपके दूसरे टाइप जो यहाँ पे मेंशन है कॉन्डेस्ट्रल सर्वे, इसमें हम लोग जो आपके क्या कहते हैं रियल इस्टेट प्रॉपर्टी वगैरह के लिए यूज करते हैं। जैसे आपने अगर किसी प्रॉपर्टी की बाउंड्री वगैरह डिफाइन करनी है तो हम उसके लिए सर्वे यूज करते हैं। सो इसका रिकॉनेसेंस सर्वे से कोई ताल्लुक नहीं है। अगला है टोपोग्राफिक सर्वे। टोपोग्राफिक सर्वे हम लोग इसमें ये करते हैं कि इसका डेफिनेशन यहाँ पे देख लें। टोपोग्राफिक सर्वे इज सिंपली द रिकॉर्डिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड height data for a particular survey area. This data can be used to create spot height maps, contour maps, or more complex terrain models of the surveyed area. So ये भी मतलब आपका कोई स्टार्टिंग का स्टेप नहीं है सर्वेइंग का, ये आपका काफ़ी डिटेल्ड सर्वे होता है और ये काफ़ी उसके बाद होता है, क्योंकि आपको ये फर्स्ट स्टेप की यहाँ पे बात हो रही है। और ट्राइंगुलेशन सर्वे ये भी एक डिटेल्ड सर्वे है, ये भी आपके फर्स्ट स्टेप में कभी नहीं होगा। तो जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एरियल फोटोग्राफिक सर्वेइंग करते हैं हम रिकॉनेसेंस सर्वे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रूट्स ऑफ हाईवेज। अच्छा, सिलेक्शन ऑफ रूट्स अच्छा ऑफ हाईवेज डिपेंड्स ऑन। अब कोई भी हाईवे जो है उसके रूट को हम सेलेक्ट करने के लिए उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं या किन चीजों पे वो डिपेंड करता है। तो हमें ऑप्शंस गिवन है, इनमें देख लेते हैं किन चीजों पे डिपेंड करता है किन पे नहीं करता। ऑप्शन ए कह रहा है फिजिबिलिटी ऑफ अटेनिंग रूलिंग ग्रेडियंट। जाहिर सी बात है आप जो हाईवे के लिए रूट की सिलेक्शन करेंगे तो आप ये चीज लाजमी देखेंगे कि उसमें रूलिंग ग्रेडियंट की फिजिबिलिटी है या नहीं है, वो चीज आप लाजमी चेक करेंगे। आइदर देयर इज फिजिबिलिटी that route or alignment is feasible for the ruling gradient or not। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दूसरा चीज अवॉइडेंस ऑफ कटिंग हार्ड रॉक। अब जाहिर सी बात है आप किसी भी हाईवे के अलाइनमेंट को की सिलेक्शन कर रहे होंगे तो उस वक्त आप ये चीज लाजमी देखेंगे कि आइदर वहां पे कोई हार्ड रॉक की कटिंग तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो अगर ज्यादा है तो हम कोशिश करेंगे उसको अवॉइड करें एज मिनिमम एज पॉसिबल, क्योंकि हार्ड रॉक की कटिंग जो पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया हुआ था कि बहुत एक्सपेंसिव होता है। सो ऑप्शन बी इज आल्सो राइट। ऑप्शन सी में कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ ब्रिजेस। ऑब्वियसली वी विल कंसीडर कि जब हम सिलेक्शन करेंगे हाईवे के रूट की हमने इस रूट को यहाँ से लेके जाना है तो उस रूट के जो अलाइनमेंट होगी उसमें हम इस चीज को लाजमी देखेंगे कि वहां पे रिवर्स या वाटर क्रॉसिंग वगैरह कितनी आ रही हैं। अगर ज्यादा आ रही हैं तो हमें उनको कम करनी पड़ेंगी एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि अगर कम नहीं करेंगे हमें वहां पे ब्रिज बनाना पड़ेगा। अगेन ब्रिज जो है काफी कॉस्टली पड़ेगा, तो हम मिनिमाइज करेंगे नंबर ऑफ ब्रिजेस को। डी मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ अलाइनमेंट। और जो अलाइनमेंट की जो है हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम पॉसिबल लेंथ रखें। ठीक हो गया रूट की सिलेक्शन के लिए।
तो ये सारे ऑप्शंस आपके ठीक हैं, तो वी विल चूज ऑप्शन ई एज द राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। ड्यूरिंग लास्ट फेज ऑफ, ये जो पिछला हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसका जिक्र किया हुआ था, और इस ये पिछले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी था इसके बारे में ना, तो आप इसका डेफिनेशन लाजमी याद रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 138 था। तो ड्यूरिंग लास्ट फेज ऑफ रिकॉनेसेंस, जो रिकॉनेसेंस सर्वे हम लोग करते हैं उसके आखिरी फेज में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्रेडिंग वगैरह करते हैं, ठीक हो गया। तो उसमें जो ग्रेडिंग करते हैं उसकी ग्रेड लाइंस की रिकॉर्डिंग के लिए हम 2 मीटर पोल यूज करते हैं। तो वो 2 मीटर पोल जो यूज करते हैं वो क्या चीजें इंडिकेट करता है, आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोज्ड अलाइनमेंट, जो आप लोगों ने अलाइनमेंट सबसे पहले जो सर्वे की उसमें अलाइनमेंट जाहिर सी बात है प्रोपोज करने के लिए ही करते हैं, तो अलाइनमेंट की जो प्रपोजल करते हैं उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। सेकंड, डिस्टेंस बिटवीन द प्रीवियस एंड फॉरवर्ड पेग्स, जो आपका पिछला और नेक्स्ट जो पेग है उसके बीच में डिस्टेंस को मेयर करने के लिए भी करते हैं। पेग ये से मैंने पिक्चर पेग को समझने के लिए किया हुआ है, जो हम सर्वेइंग में वुडन पीसेज या स्टील पीसेज लगाते हैं पॉइंट्स को इंडिकेट करने के लिए, इनको हम पेग्स बोलते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो हम 2 मीटर पोल यूज करते हैं, इससे हम लोग डिस्टेंस बिटवीन द प्रीवियस एंड फॉरवर्ड पेग भी निकालते हैं। और ऑप्शन सी रिलेटिव एलिवेशंस ऑफ पेग्स, हम इससे रिलेटिव एलिवेशंस भी निकालते हैं। सो ये जो 2 मीटर पोल यूज करते हैं इसके ये तीनों फंक्शंस हैं। सो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर राइट। ऑप्शन डी, वी विल चूज ऑप्शन डी एज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द ग्रेडियंट्स ऑफ ट्रेस कट फॉर हिली रोड्स आर केप्ट। अब जो आपका हिली रोड होता है इसमें ये चीजें आपकी होती हैं कि आप पहले ट्रेस कट क्या होता है इसके बारे में देख लें कि लेट मी शो यू एन इमेज। जैसे कि एक रोड है, अब हिली एरिया में कोई रोड होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अब जाहिर सी बात है हिली एरिया में एक्सेस जो है आपका नहीं होता है, आपको बाद में जब डिटेल सर्वे करनी है या आपका रोड का काम स्टार्ट करना है तो वहां पे आपको सबसे पहली चीज होती है, आपको वहां पे एक्सेस चाहिए हिली एरिया में। तो एक्सेस वहां पे देने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वहां पे जिस अलाइनमेंट को हम लोगों ने प्रपोज किया है रोड के लिए, उस अलाइनमेंट पे ही, उसी पाथ पे ही हम लोग 1.5 से 2 मीटर और 3 मीटर का एक विड्थ में रोड बनाते हैं, उसको हम ट्रेस कट बोलते हैं। वो रोड इसलिए बनाते हैं कि हम एक्सेस दे सकें, वहां पे बाद में जो भी काम होगा डिटेल सर्वेइंग या जो भी होगी उसके एक्सेस के लिए हम लोग पहले से एक पाथ बनाते हैं, उस रूट को हम ट्रेस कट बोलते हैं, ठीक हो गया। तो आपका जो ट्रेस कट के बारे से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, इसमें आप क्वेश्चन पूछ रहा है 139 में, द ग्रेडियंट्स ऑफ ट्रेस कट फॉर हिली रोड्स आर केप्ट। अब ये जो ट्रेस रास्ता जो बनाते हैं वहां पे एक्सेस के लिए, काम स्टार्ट करने से पहले एक्सेस के लिए जो रास्ता बनाते हैं, वो जो है आपका जो रोलिंग ग्रेडियंट ओरिजिनल जो होगा, जो मेन आप जो हाईवे बनाएंगे या रोड बनाएंगे उसके जो डिजाइन रूलिंग ग्रेडियंट होगा उससे हमेशा इसको कम रखते हैं, 10 to 20% आपका रूलिंग ग्रेडियंट जो ऑलरेडी डिजाइन के लिए यूज होगा उससे इस ट्रेस कट जो रोड बनाया एक्सेस के लिए इसका हम ग्रेडियंट 10 to 20% कम रखते हैं। इसको बाद में जब हम रोड प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो उसमें फिर हम डिजाइन के हिसाब से उसके ग्रेडियंट को एडजस्ट करते हैं, लेकिन पहले जो एक्सेस के लिए रोड बना रहे हैं उसका जो ग्रेडियंट होगा आपका रोलिंग ग्रेडियंट से 10 to 20% लेस होगा। तो दिस क्वेश्चन इज रेलेवेंट टू दिस। तो ग्रेडियंट ऑफ ट्रेस कट्स फॉर हिली रोड्स आर केप्ट इक्वल टू रूलिंग ग्रेडियंट। नो, रूलिंग ग्रेडियंट के इक्वल नहीं रखते हैं, रूलिंग ग्रेडियंट से हमेशा कम रखते हैं। और कितना कम रखते हैं, 10 to 20% ईजियर देन द रूलिंग ग्रेडियंट या स्टीपर देन द रूलिंग ग्रेडियंट। अब जाहिर सी बात है रूलिंग ग्रेडियंट से आप स्टीपर तो नहीं रखेंगे, ऑलरेडी वो हिली एरिया है, तो रूलिंग ग्रेडियंट से हमेशा 10 to 20% आप
ट्रेस कट का जो पाथ है हिली रोड्स में उसको 10 to 20% लेस रखते हैं रोलिंग ग्रेडियंट से। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, deviation of alignment of a trace cut may be permitted in areas involving। अच्छा, अब इसमें यह है कि ट्रेस कट जो जिस तरह मैंने बताया, ट्रेस कट जो है आपका एक्सेस के लिए हम पाथ देते हैं हिली रोड्स में, रोड बनाने से पहले वहां के एक्सेस के लिए जो पाथ देते हैं उसको हम ट्रेस कट बोलते हैं। और इस ट्रेस कट में ये बोल रहा है कि ट्रेस कट का जो पाथ बनाएंगे उसके अंदर जो डेविएशंस हैं, अलाइनमेंट जो उसकी रोड की होगी उसके अंदर डेविएशन में किन किन चीज़ों में हम परमिटेड हैं कि वहां पे हम लोग डेविएट कर सकते हैं। जैसे अगर आप ट्रेस कट पाथ बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, उसकी अलाइनमेंट जिस तरह है उसी पे जा रहे हैं, लेकिन एक एरिया ऐसा आ रहा है जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग के ज़्यादा चांसेस हैं, लैंड स्लाइड होने के ज़्यादा चांसेस है, तो वहां से आप डेविएट कर सकते हैं। उस एरिया से आप ट्रेस कट का जो पाथ है उसको डेविएट करके चेंज करके किसी और पॉइंट या रूट के थ्रू लेके जा सकते हैं। तो डेविएशन जो है हम लोग जो हमें परमिटेड है ट्रेस कट में लैंड स्लाइडिंग एरियाज के अंदर, लैंड स्लाइडिंग एरियाज या फिर बहुत ज्यादा स्टीप एरियाज हों, ठीक हो गया, बहुत ज्यादा स्टीप एरियाज हो, लैंड स्लाइड हो, तो इधर स्टीप एरियाज का ऑप्शन नहीं है, लैंड स्लाइड का गिवन है, तो ऑप्शन ए होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, फर्स्ट ऑपरेशन ड्यूरिंग द डिटेल्ड सर्वे ऑफ अ हिल रोड। अब कोई भी डिटेल्ड सर्वे आप जब शुरू करते हैं, आइदर वो हिली एरिया हो या कोई भी एरिया हो, डिटेल्ड सर्वे शुरू करते हैं, सबसे पहला ऑपरेशन आपका क्या होता है, आप बेंच मार्क को फिक्स करते हैं, फिक्सेशन ऑफ बेंच मार्क होता है। अब हाइड्रोलॉजिकल एंड सॉइल सर्वे, एडजस्टमेंट ऑफ अलाइनमेंट अलोंग विद द कर्व, डेरिवेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शंस, फिक्सेशन ऑफ बेंच मार्क्स, स्टेकिंग द रोड द ग्राउंड। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन आपका हमेशा होगा डिटेल्ड सर्वे में, आइदर वो हिली एरिया हो कोई भी एरिया हो, तो उसमें आप बेंचमार्क की फिक्सेशन करेंगे। उसके बाद आपका जो है फिर डेरिवेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शन होगा, फिर एडजस्टमेंट ऑफ अलाइनमेंट अलोंग द कर्व्स होगा, और लास्ट में आप हाइड्रोलॉजिकल एंड सॉइल सर्वे करेंगे। तो आपका जो सबसे पहला ऑपरेशन होगा डिटेल सर्वे का, फिक्सेशन ऑफ बेंचमार्क। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 142 में बोल रहा है कि पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इनमें से हमने करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। अब ये जो हम लोगों ने ट्रेस कट बनाया हुआ था ओरिजिनल रोड बनने से पहले, इसी के ऊपर ही हमें रोड बनाना होता, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसी के अंदर ही जब सर्वेइंग स्टार्ट करते हैं, डिटेल सर्वेइंग, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले detailed surveying is carried out for a strip of land about 15 meter on either side of the trace cut। अब ये जो ट्रेस कट रोड है उसके दोनों साइड के यहाँ से आउटर एज से भी 15 मीटर, ये इनर एज से भी 15 मीटर का एरिया कंसिडर करके हम लोग डिटेल सर्वे करते हैं। डिटेल सर्वेइंग के दौरान यहाँ से बाहर 15 मीटर और इस एज से भी 15 मीटर एरिया कंसिडर करके फिर हम लोग डिटेल सर्वे करते हैं। ये ट्रेस कट पाथ है उसी के ऊपर ही। और दूसरा पॉइंट है डिटेल सर्वे इज कैरिड आउट फॉर द स्ट्रिप ऑफ लैंड अबाउट 30 मीटर एट शार्प कर्व्स। अब इसमें शार्प और स्ट्रेट का भी है। अगर ये आपका जो है ट्रेस कट का जो पाथ हम लोगों ने एक्सेस के लिए बनाया वो यहाँ पे स्ट्रेट है, अगर स्ट्रेट है तो जिस जगह में स्ट्रेट होगा उस जगह पर हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्ड सर्वेइंग 15 मीटर ऑन आइदर साइड, आउटर साइड इनर साइड दोनों पे 15 मीटर को कंसिडर करके करेंगे। नहीं, अगर कोई कर्व आ रहा है आपका, अगर कर्व आ रहा है तो उसमें हम लोग 30 मीटर की स्ट्रिप लेंगे, ठीक हो गया। अगर शार्प कर्व आ रहा है आपका तो आप जो है डिटेल सर्वेइंग 30 मीटर पे करेंगे, अगर स्ट्रेट है तो 15 मीटर। और इसके अलावा सी में कह रहा है लेवल्स आर टेकन अलोंग द ट्रेस कट एट एन इंटरवल ऑफ 20 मीटर। अब ये ट्रेस कट जो आपका पाथ है इसके ऊपर हर 20 मीटर के इंटरवल पे 20 मीटर के इंटरवल पे आप लेवल्स लेंगे। नेक्स्ट, कंटूर लेवलिंग
is generally adopted at 2 मीटर वर्टिकल इंटरवल्स, और इसमें जो कंटूर इंटरवल्स होंगे वो हर 2-2 मीटर के वर्टिकल इंटरवल पे होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपके डिटेल्ड सर्वेइंग जब आप कर रहे होंगे किसी भी हिली एरिया के रोड के, तो उसके स्टार्टिंग में आप जो ट्रेस पाथ के ऊपर करेंगे ये सारी चीज़ें, ये सारे करेक्ट हैं। ठीक हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपने नोट रखनी है। ट्रेस पाथ अगर स्ट्रेट है तो उस वक्त आप डिटेल सर्वेइंग करने के लिए इससे बाहर 15 मीटर दोनों साइड पे कंसीडर करेंगे। अगर कोई शार्प कर्व आ रहा है तो आप 30 मीटर स्ट्रिप को कंसिडर करेंगे डिटेल सर्वेइंग के लिए। और लेवल्स जो हैं आप हर 20 मीटर के इंटरवल पे लेंगे। इस ट्रेस पाथ के ऊपर 20-20 मीटर के इंटरवल पे आप लेवल्स लेंगे। और कंटूर इंटरवल्स जो हैं 2 मीटर उसको अडॉप्ट करेंगे हम लोग वर्टिकल इंटरवल्स। So all of the above options are correct. So we will choose option E as the right option. Next question 143. According to ICR 52 1973 for a single lane national highway in hilly region. अब ये आई थिंक मेरे पास जो अपना आर अगर की जो बुक है वो कोई पुरानी एडिशन आई किसी, क्योंकि अभी आईसीआर की जो है स्पेसिफिकेशन चेंज हुई है। 1973 काफ़ी पुराना है, 2000 की हुई है, लेकिन इसमें भी वैल्यूज़ वहीं सेम ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं लेकिन इस क्वेश्चन से उनका कोई रिलेशन नहीं है। तो ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिंगल लेन नेशनल हाईवे है और हिली रीजन में है, तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शंस देख लें कि कौन सी ठीक है कौन सी ठीक नहीं है। विड्थ ऑफ कैरियर जो है मस्ट बी 3.75 meter. Shoulder on either side must be 1.25 meter. Total width of the road must be 6.25. तो ये इस टेबल में आप देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ये हाईवे क्लासिफिकेशन है, ये कैरियज वे की विड्थ है, ये शोल्डर की विड्थ है और ये रोड वे की विड्थ है। तो इसमें जो है नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज का यहाँ पे जिक्र है। सिंगल लेन हो गया, डबल लेन हो गया, 4 लेन हो गया, तो उनकी कैरियज वे की विड्थ कितनी होगी, शोल्डर की विड्थ कितनी होगी, रोड वे की विड्थ कितनी होगी। इसी तरह आपके मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं और विलेज रोड्स हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है नेशनल हाईवे का पूछ रहा है, वो जहाँ कहीं पे भी हो, इधर हिली एरिया में हो, आपका किसी भी एरिया में हो, लेकिन अगर आपका हाईवे है, नेशनल हाईवे, सिंगल लेन नेशनल हाईवे, तो आप यहाँ पे देख लें नेशनल हाईवे सिंगल लेन, तो उसका कैरियज वे 3.75 होगा और उसका शोल्डर विड्थ 2 मल्टीप्लाई बाय 1.25। 2 मल्टीप्लाई इसलिए कि एक शोल्डर आपके रोड के दोनों साइड पे होता है, एक साइड पे 1.25 होगा, दूसरे साइड पे 1.25 होगा, और रोड वे का विड्थ 6.25 होगा। रोड वे विड्थ हम इसको राइट ऑफ वे भी बोलते हैं। ठीक हो गया। तो इस हिसाब से ऑप्शंस देख लें तो विड्थ ऑफ कैरियज वे मस्ट बी 3.75, ये ऑप्शन भी ठीक है। शोल्डर ऑन द आइदर साइड मस्ट बी 1.25, ये भी ठीक है, 1.25 होता है। और विड्थ ऑफ द रोड वे 6.25। तो सारे ऑप्शंस ठीक हैं। That means we will choose option D. Total of the above, all of the above options are right. So option D is the option we will choose. Next question 144. The value इसमें 144 145 में जो वैल्यूज गिवन है ये अगेन आपके जो है IRC के जो कोड्स बुक के अंदर हैं, उसके IRC 52 में जो 2000 वाली रिवाइज्ड वर्जन है उसके पेज नंबर 24 के अंदर ये सारी आपकी वैल्यूज गिवन है। दी विड्थ ऑफ पैरापिट वाल हो गया आपका, विड्थ ऑफ साइड ड्रेन्स हो गया हाईवे का ना, हिली रीजन से डिफरेंट जितने भी रीजन उन सब का अलग अलग वैल्यूज गिवन है। तो इसमें हमें याद रखने के लिए क्वेश्चन नंबर 144 और 45 में इजी ये है कि इसमें ये पूछ रहा है कि द यूजुअल विड्थ ऑफ पैरापिट वॉल अलोंग द हाईवे इन हिली रीजन। हिली रीजन में आपका जो पैरापिट वॉल्स होते हैं उनकी विड्थ कितनी होगी, तो वो होती है आपकी 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। इसी तरह आपके साइड ड्रेन का पूछेगा, साइड ड्रेन का भी हम लोग हाईवे में हिली रीजन में 60 सेंटीमीटर ही रखते हैं। तो आपका पैरापिट वॉल हो या आपका साइड ड्रेन हो, दोनों की विड्थ हम हिली रीजन में हाईवेज के ऊपर 60 सेंटीमीटर रखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 144 का भी 60 सेंटीमीटर होगा पैरापिट वॉल की विड्थ, एंड क्वेश्चन नंबर 145 में भी आपका 60 सेंटीमीटर ही होगा। तो दोनों का सेम है, तो ये याद रखने में भी इजी रहेगा। तो इसको हमने याद रखना है, 60 सेंटीमीटर आपका विड्थ होगा। द यूजुअल विड्थ ऑफ साइड ड्रेन एंड पैरापिट वॉल बोथ ऑन हाईवेज इन हिली रीजन इज 60 सेंटीमीटर। और बाकी भी आपने अगर देखनी है बाकी रोड के कंपोनेंट्स की या फिर हिली रीजन या डिफरेंट रीजन के बेसिस पे, तो ये IRC 52 कोड 2000 में पेज 24 एंड 25 पे ये सारे मेंशन्ड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, द मिनिमम वैल्यू ऑफ कैम्बर प्रोवाइडेड फॉर थिन बिटुमिनस सरफेस हिल रोड्स। अब कैम्बर भी जाहिर सी बात है, आप रोड के जो प्रोफाइल है उसकी वजह से भी चेंज हो जाती है, और कौन से रीजन में है उसकी वजह से भी चेंज हो जाती है। और अब इसके अंदर हिली रोड्स का पूछ रहा है। हिली रोड्स के अंदर फिर आपकी दो चीजें आती हैं, आइदर वो माउंटेनियस आपका है या फिर क्या कहते हैं स्नोफॉल है या स्नोफॉल नहीं, ये सारे फैक्टर्स कंसिडर होती हैं। लेकिन यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ कैम्बर पूछ रहा है, और इसमें क्या है, थिन बिटुमिनस सरफेस है और रोड हिली रोड है। तो इस टेबल में हम देख सकते हैं ये बिटुमिनस सरफेस जो है उसका 2 इसका मिनिमम होता है, 2.5 मैक्सिमम है। लेकिन इसमें भी ये स्टेटमेंट आप देख लेते हो, सॉरी, ये स्टेटमेंट आप देख लें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, for a given surface type the steeper value of camber should be adopted in areas having high intensity of rainfall and the lower value with the intensity of rainfall is low। अब जैसे ये 2 गिवन है, ठीक हो गया, ये 2 हम लोग उस एरिया में यूज करेंगे जहां पे रेनफॉल कम होगा, बिटुमिनस सरफेस होगा लेकिन वहां पे अगर रेनफॉल कम है तो हम 2 यूज करेंगे कैम्बर, लेकिन अगर रेनफॉल ज्यादा है तो 2.5 यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहे द मिनिमम वैल्यू ऑफ कैम्बर, मिनिमम वैल्यू ऑफ कैम्बर बताना है प्रोवाइडेड फॉर थिन बिटुमिनस सरफेस इन हिल रोड्स। अब बिटुमिनस सरफेस का जैसे हमने देखा 2 से 2.5% तक है, और इधर मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू 2 है इसका, तो राइट ऑप्शन 2 होना चाहिए। लेकिन इधर क्वेश्चन में जो है बुक के अंदर जो की गिवन है उसमें इन लोगों ने जो ऑप्शन चूज किया हुआ है, आई गेस इन लोगों ने ऑप्शन बी 2.5 चूज किया, हालांकि 2.5 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैम्बर फॉर बिटुमिनस सरफेस। इधर क्वेश्चन में मिनिमम पूछ रहा है, अगर इधर मैक्सिमम लिखा हुआ होता तो फिर 2.5 ठीक था, मिनिमम पूछ रहा है तो 2 होना चाहिए, और 2.2 भी नहीं होगा, 2 होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लें, क्योंकि मैंने आपको रेफरेंस भी दिया यहाँ पे IRC कोड्स का, ये बिटुमिनस सरफेस का 2 से 2.5 है, 2 मिनिमम है, जो यहाँ पे रेन कम होगा वहाँ पे हम रेनफॉल कम होगा वहाँ पे यूज करेंगे 2.5, यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 147, if v is the design speed in kilometer per hour and r is the radius of curve of a hill road, the super elevation। अब सुपर एलिवेशन का फार्मूला यहाँ से हम लोगों ने चूज करना है। अब सुपर एलिवेशन का जो जर्नल फार्मूला होता है उससे हम लोग डेरिवेशन करके राइट ऑप्शन निकाल सकते हैं। अब सुपर एलिवेशन का फार्मूला हमने काफी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है, उसका फार्मूला होता है E प्लस एफ, ई आपका सुपर एलिवेशन प्लस एफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट है इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी आपका वेलोसिटी है, डिजाइन स्पीड है, और वी स्क्वायर डिवाइड बाई 127 आर, ठीक हो गया, ये आपका सुपर एलिवेशन का फार्मूला हो गया। अब इसमें क्या कहते हैं हम लोग, सॉरी दिस इज द सुपर एलिवेशन फार्मूला, ये एफ प्लस या ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन जी आर होता है, ठीक हो गया। तो इसमें जी की वैल्यू 9.98 हम लोग जब पुट करेंगे और इसमें जो है जब डिजाइन हम कर रहे होते हैं तो एफ की वैल्यू काफी लो होती है, छोटी होती है, तो हम इसको फ्रिक्शन कोफिशिएंट को वाइल डिजाइनिंग कंसिडर नहीं करते हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट को, इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन 127 आर, क्योंकि जी की वैल्यू हम लोगों ने इधर पुट कर दी, ठीक है 9.98। तो ये आपको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। अब इसके बाद एक और चीज, जब डिजाइन कर रहे होते हैं तो हम वेलोसिटी को
75% कंसिडर करते हैं। ठीक हो गया। इसमें जो दो कंसिडरेशन है, वी डू नॉट कंसिडर वैल्यू ऑफ एफ फॉर डिजाइन पर्पस, एफ एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंडली वी कंसिडर 75% ऑफ द वेलोसिटी, जो कि 0.75 हो जाएगा। तो इधर वी स्क्वायर जो है इसके साथ हम लोग 0.75 का स्क्वायर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका इक्वेशन फर्दर बन जाएगा ई इज इक्वल टू, एफ हम लोगों ने निगलेक्ट किया हुआ है, तो ई इज इक्वल टू 0.75 का स्क्वायर इंटू इधर वी स्क्वायर भी होगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाई 127 आर। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 0.75 का स्क्वायर जब नीचे आ जाएगा, तो ये आपका फर्दर सिंप्लीफाई होकर आपको क्वेश्चन बन जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई 225 आर। तो ये आपका इक्वेशन है सुपर एलिवेशन का वाइल डिजाइनिंग अ कर्व इन हिली रोड। तो इसमें वी स्क्वायर अपॉन 225 आर देख लें, तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बट इसमें भी एक गलती है कि इन लोगों ने यहाँ पे वी लिखा हुआ है, देयर शुड बी आर, यहाँ पे आर होना चाहिए, बाय मे बी बाय मिस्टेक इन लोगों ने वी लिखा हुआ है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बट यहाँ पे वी की जगह पे आर होना चाहिए। बाकी क्वेश्चंस गलत हैं, क्योंकि ये ऑप्शन ए तब ठीक होता है जब ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, जी की वैल्यू पुट कर होती है 127, ये वाला आ जाता है। ठीक हो गया। और ये डिजाइन के अलावा, क्योंकि डिजाइन में हम लोग वी वेलोसिटी 75% कंसिडर करते हैं ना, तो ये भी इसकी 0.75 का स्क्वायर भी पुट करेंगे, तो ये इसका न्यूमरेटर जो है चेंज हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसी तरह गलत है, बी भी गलत है, यहाँ पे वी का स्क्वायर भी नहीं है, और सी आपका राइट ऑप्शन है। आप डिवीजन में 225 आएगा, लेकिन वी की जगह पे हमने आर पुट करना है, इस चीज को याद रखें। ये रेफरेंस के लिए आपको ये फार्मूला मैं दिखा भी देता हूँ सुपर एलिवेशन का, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 225 आर। ई इज सुपर एलिवेशन इन मीटर पर मीटर, वी इज डिजाइन स्पीड इन किलोमीटर पर आर, आर इज रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर। सो फार्मूला ये है, आपको यहाँ पे आर होना चाहिए, यहाँ पे इन लोगों ने वी लिखा हुआ है। सो राइट ऑप्शन इज सी, बट यहाँ पे आर होगा वी की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑन हिल रोड्स शुड नॉट एक्सीड, हिली रोड्स जो आपके होंगे उनका जो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन है कितना होना चाहिए। अब उसके लिए हमारे पास कुछ आईआरसी के डिफाइंड वैल्यूज हैं, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अब हिली रोड में भी दो हमारे पास टाइप्स होती हैं, एक आपका हिली रोड होता है, वो उसका जो है एक माउंटेनियस टेरेन होता है आपका, और दूसरा स्टीप टेरेन होता है। अब माउंटेनियस के अंदर भी आपका एक होता है स्नो बाउंड, नॉट स्नो बाउंड होता है, एक स्नो बाउंड होता है आपका। माउंटेनियस टेरेन अगर स्नो बाउंड नहीं है, नॉट बाउंडेड बाय स्नो, तो उस वक्त हम लोग मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 10% रखते हैं, 10% मैक्सिमम। द डिजाइनर शुड प्रेफरेबली एम टू प्रोवाइड अ मैक्सिमम 7%, डिजाइनिंग के लिए हम लोग 7% यूज करते हैं। और माउंटेनियस टेरेन में अगर स्नो बाउंड है तो हम 7% मैक्सिमम सुपर एलिवेशन रखते हैं। इसी तरह आपका अगर स्टीप टेरेन है, स्टीप टेरेन में आपका ये होता है कि स्नो बाउंड एरिया एंड एरिया नॉट बाउंड बाय स्नो, दोनों के लिए हम 7% ही रखते हैं स्टीप टेरेन में। स्टीपर टेरेन में आपका स्नो बाउंड और नॉट स्नो बाउंड इफेक्ट नहीं करता, इसमें हम लोग 7% मैक्सिमम स्टीप टेरेन की जो है सुपर एलिवेशन रखते हैं। तो ये सारे आपके हिली एरियाज के लिए हैं। तो अब यहाँ पे इन लोगों ने प्रॉपर कोई डिफाइन नहीं किया हुआ कि इधर ये माउंटेनियस टेरेन के लिए है या माउंटेनियस टेरेन के अंदर स्नो बाउंड नॉट स्नो बाउंड के लिए है या स्टीपर टेरेन के लिए है। तो इसको आप क्वेश्चन को देख लें एक दफा, तो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑफ हिल रोड शुड नॉट एक्सीड बोला है सिर्फ। तो आप इसमें जो है इन लोगों ने राइट आंसर जो है 10 चूज किया हुआ है, 10%। अब 10% का मतलब ये है कि ये इस चीज को कंसिडर कर रहे हैं कि आपका जो है माउंटेनियस टेरेन है और नॉट बाउंड बाय स्नो है, स्नो बाउंडेड नहीं है। ठीक हो गया। तो इन लोगों ने 10%, आई थिंक इन लोगों ने यहाँ पे अगर स्नो का जिक्र नहीं किया, जिसका मतलब ये है कि नॉट स्नो बाउंड है, इसीलिए उन लोगों ने जिक्र नहीं किया, वरना अगर स्नो होता, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में इन लोगों ने मेंशन किया हुआ कि स्नो बाउंड एरिया है, तो इसलिए इन लोगों ने ये वाला सुपर एलिवेशन लिया है, माउंटेनियस टेरेन नॉट बाउंड बाय स्नो 10% मैक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है
149. Super elevation on roads in snow-bound areas should generally not exceed. आप स्नो बाउंड एरियाज में माउंटेनियस स्नो बाउंड ये आपका पॉइंट है 3 आप देख लें। तो स्नो बाउंड हो तो उसमें 7% आपका मैक्सिमम होता है, इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। सो 149 का राइट ऑप्शन क्या आपका होगा 7%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 150. This is last question of for today's video. The type of transition curve generally provided on hill roads. अब हिली रोड्स के ऊपर जो ट्रांजिशन कर्व जो रिकमेंड करती है IRC वो है स्पाइरल कर्व्स। सर्कुलर, लेमनस्केट या क्यूबिकल पैराबोला रिकमेंड नहीं करती है, बल्कि आपके स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व्स IRC रिकमेंड करती है हिली रोड्स के ऊपर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 150। सो यहाँ पे आज की वीडियो को क्लोज करते हैं, and see you guys in the next video. Till then, goodbye.